प्राचीन भारतीय इतिहास। देखिए एनसीईआरटी में जब हम पढ़ते हैं इस चैप्टर को तो हमें प्राचीन भारतीय इतिहास के, जैसे हमने आपसे कहा यहाँ पर पहला चैप्टर ही इसका होता है मानव की उत्पत्ति। याद रहे इस बात को कि मानव पृथ्वी पर आखिर कैसे आया, शुरुआत यहीं से होती है। अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग चीज़ें आपको मिलेंगी। जो खासकर एनसीईआरटी की बुक्स की जब हम बात करते हैं तो एनसीईआरटी बुक्स ने अलग तरीके से उसे प्रेजेंट किया है, अपनी बातें रखी हैं ताकि आपको बेहतर तरीके से वो समझ में आ जाए। वो अभी हम आगे करेंगे, लेकिन यहाँ ध्यान में रखिएगा मानव की उत्पत्ति या आगे चल कर के वही जो शब्द आता है जिसे आप बोलते हैं आदि मानव। दो शब्द आए हैं। तीसरा शब्द मैं बार बार एक ही चीज रिपीट करूंगा, इतनी शिद्दत से पढ़िए कि दोबारा आपको पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। 20 बार इतिहास है ना पढ़िए, जीवन में और कुछ बहुत कुछ पढ़ने के लिए है। तो मानव की उत्पत्ति आदि मानव, यहां समझिएगा दो शब्द आए हैं। तीसरी चीज जब आप देखेंगे समझेंगे तो 6 क्लास की एनसीईआरटी जो है, 6 क्लास की एनसीईआरटी कक्षा 6 की और कक्षा 11 की एनसीईआरटी, याद रहे इस बात को, 6 क्लास प्लस 11वीं की। दो एनसीईआरटी में इससे रिलेटेड चीजें आपको मिलेंगी। वो चैप्टर वाइज, मैं बार बार आपसे कह चुका हूं कि चैप्टर वाइज मैं आपको उपलब्ध करवाता रहूंगा। बस इतना याद रखिएगा, पढ़ने की जिम्मेदारी आपकी है। अब ना पढ़ें तो अब पढ़ करके थोड़ी हमें एग्जाम थोड़ी देना है। कहने का मतलब यह है कि मानव की उत्पत्ति, उसके क्रियाकलाप का मतलब यह है कि वो कैसे रहता था, क्या खाता था, क्या पहनता था, उसकी सामाजिक स्थिति क्या थी, उसकी धार्मिक स्थिति क्या थी, उसके बसने का तरीका क्या था, वो कहाँ पर सर्वप्रथम बसने का प्रयास करता है। इन सब चीज़ों से जुड़ी हुई आपको इसमें दिखेंगी। क्योंकि आदि मानव यानी हमारे जो चैप्टर यानी किताब होता है उसमें क्या लिखा हुआ है, यही तो है ना, हमारे अतीत। तो अतीत कौन? ऐसा काल जो बीत गया हो। भाई बीते हुए को हम अतीत कहते हैं और अतीत का अध्ययन ही हमें करना है। इसमें बेसिकली हम इसे क्यों समझते हैं? कभी आपने ये चीज सोचा कि आखिर हम इतिहास क्यों पढ़ते हैं? इतिहास पढ़ने का कोई ना कोई तो रीजन होगा कि या हम सिर्फ जीएस के लिए इसको पढ़ लेते हैं कि हाँ जीएस की आवश्यकता है इसलिए चलो ठीक है पढ़ लेते हैं। नहीं, इतिहास हमें यह बताता है कि पास्ट में, प्लीज एक बार आप लोग ज्वाइन हो जाइए तो बार बार प्लीज प्रॉब्लम होती है, ठीक? थोड़ी देर के लिए फोन जो है ऐसा करिए, ना उठाया करिए किसी का। हमने आपसे कहा कि आखिर इतिहास का अध्ययन हम क्यों करते हैं? कोई रीजन होगा इतिहास को पढ़ने का। तो इतिहास का अध्ययन हम इसलिए करते हैं सामान्य रूप से कि हम यह समझ सकें कि जो मानव वर्तमान में है इसका क्रमिक विकास क्या रहा है। मतलब ये कि प्रथम स्टेज, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, ये तो हो गया मानव की उत्पत्ति के संदर्भ में। मानव ने किन किन अवस्थाओं से यहां पहुंचा, उन अवस्थाओं में मानव ने किस तरीके से तकनीक का उपयोग किया और वह असभ्य से सभ्य समाज में अपने आप को लाता है, पहला। दूसरा कि ऐसा नहीं है कि जब आप कोई काम करते हैं, ह्यूमन बीइंग है, मानव है, तो कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि हमसे कुछ गलतियां भी तो होती हैं। ऐसा तो है नहीं कि हम गॉड तो है नहीं कि हाँ ठीक है एब्सोल्यूट हो गया, हमसे कोई गलती नहीं होगी, गलती होगी। क्योंकि मानव, अगर मान लेते हैं कि कोई मानव ने कोई गलती करी, गलती की अगर मानव ने, तो उसका कुछ परिणाम भी उनको भुगतना हुआ होगा। सीधा सा मतलब है, अगर आपने कुछ गलती की है तो उसका कुछ ना कुछ पॉजिटिव नेगेटिव आपको रिजल्ट मिला होगा। तो हम ये देख सके ना कि आखिर वो कौन कौन सी परिस्थितियां रही हैं जब जब मानव ने गलती किया, उसका परिणाम क्या रहा है। क्योंकि आप अपने फ्यूचर को
किस आधार पर बनाने का प्रयास करते हैं, अपने भविष्य को किस आधार पर बनाने का प्रयास करते हैं। जो पास्ट है वो आपको बहुत अच्छा टीचिंग देता है या टीच करता है, पढ़ाता है कि आपने कहाँ गलती किया था, आज आप यहाँ हैं। तो प्रयास ये किया जाए कि इतिहास का अध्ययन कर लिया जाए, इससे हमें ये पता हो जाएगा ना कि मानव ने कहाँ कहाँ गलतियाँ की थी और उसका परिणाम क्या रहा था। उसको आधार मान करके इन फ्यूचर जो हम प्लान करें या जो हमारी जीवन शैली हो या हमारे कार्य करने का तरीका हो, चाहे वो समाज को लेकर के, चाहे वो धर्म को लेकर के, चाहे वो राजनीति को लेकर के, चाहे वह अर्थव्यवस्था को लेकर के, वो अनुभव पर आधारित हो जाती है। इसीलिए एक व्यक्ति हैं, उनका नाम है ब्यूरी। इन्होंने कहा है कि इतिहास सिर्फ घटनाओं का अध्ययन नहीं है कि आप घटनाएं घटित हुई हैं और उसका हम अध्ययन कर लेते हैं, इसे आप साइंस से कम नहीं समझ सकते हैं। मतलब उनका स्टेटमेंट था कि इतिहास विज्ञान है, ना कुछ कम ना ज्यादा। तो इतिहास का अध्ययन हम बेसिकली इसीलिए करते हैं। भाई देखिए, जैसे हमारा संविधान बना, मैं एक उदाहरण और आपको दे रहा हूं। संविधान बना, दुनिया के संविधानों से भारतीय संविधान में कुछ प्रमुख तत्वों को शामिल किया गया। तो क्यों शामिल किया गया? क्योंकि पूरी दुनिया में जो गतिविधियां रही हैं उससे हमने सीखा है। हम उपनिवेश में जी रहे थे, तो उपनिवेश की गतिविधि को हम समझ करके ही आगे अपनी पॉलिसी मेकिंग या आप कहें संविधान का निर्माण करते हैं कि आखिर जो कोई दूसरा देश होता है, किसी देश पर शासन करता है, तो किस तरीके से उस देश के लोगों को दोयम दर्जे की श्रेणी में रख देता है। तो ऐसा किया जाए कि ऐसी स्थिति ना हो जिससे कि आगे ऐसी कोई घटना घटे, या नागरिकों को वो चीजें, मूलभूत आवश्यकताएं उपलब्ध करवा दी जाएं। तो आवश्यकताएं क्यों उपलब्ध करवा दी जाएं? भाई भारतीय संविधान में मूल अधिकार आखिर क्यों रखे गए? क्योंकि किसी भी व्यक्ति को अपने सर्वांगीण विकास के लिए कुछ प्रमुख तत्वों की आवश्यकता होती है, वही तो मूल अधिकार हैं। अगर राज्य उन मूल अधिकारों को छीन लेता है तो व्यक्तित्व का विकास नहीं हो पाएगा। तो फिर हमारे और जानवर में क्या फर्क रह गया? यहां मैं बहुत ही साधारण शब्दों में आपको समझा रहा हूं ये बात। तो जब भी इतिहास का अध्ययन किया जाएगा, मिला जुला करके इन्हीं सब प्रवृत्तियों को उसमें शामिल करना ही पड़ेगा और आपके पास कोई विकल्प नहीं हो सकता है। ये क्लियर रहे। ओके। दूसरी बात, हमने आपसे कहा कि मानव की उत्पत्ति के संदर्भ में हम लोग बात करेंगे। तो यहां पर आपको दो एनसीईआरटी दिखाई देंगी। याद रहे, आप लोगों ने सुना होगा बहुत अच्छी तरीके से। एक है पुरानी एनसीईआरटी, जिसे रोमिला थापर ने लिखा है। ओके। दूसरी जो नई वाली एनसीईआरटी है, जिसे न्यू एनसीईआरटी कहते हैं। अब प्रश्न ये उठता है, आप लोगों की भी ये समस्या है कि आखिर पढ़ें किसको, नई वाली को पढ़ लें या पुरानी वाली को पढ़ लें। तो याद रखिएगा एक बात कि जो नई वाली एनसीईआरटी है, इसमें चीजों को तोड़ तोड़ करके रखा गया है। यानी जिस व्यक्ति को कुछ न जानकारी हो, वह भी इसे व्यवस्थित तरीके से समझ सकता है। मानव के उद्भव को, शहर को या नगरीकरण को या अन्य चीजों को। पुरानी एनसीईआरटी में समस्या क्या है? पुरानी एनसीईआरटी की जो भाषा है या उसमें कुछ जो शब्द दिए गए हैं, उन्हें पहली बार अगर आप समझ रहे हैं तो हो सकता है समझ में ही नहीं आए कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। हालांकि सीक्वेंस उसमें आपको मिलेगा, उसमें सूचनाओं की कमी है, जिसे फैक्ट आप कहते हैं, फैक्ट की कमी है। कॉन्सेप्ट आपको पुरानी एनसीईआरटी में बहुत बेहतर दिया हुआ है कि सीक्वेंस वाइज लिखने के लिए बहुत अच्छी एनसीईआरटी है। नई वाली में चीजें तोड़ तोड़ करके आपके सामने प्रेजेंट की गई हैं। आप देखेंगे कि आदि मानव को
पुरानी एनसीईआरटी ने एक चैप्टर में खत्म कर दिया घुमा फिरा करके, नई एनसीईआरटी ने उसको 3 से 4 चैप्टर में तोड़ा। फर्क बस इतना है, नई वाली एनसीईआरटी में आपको इंफॉर्मेशन ज्यादा मिलेगा, सूचनाएं बहुत ज्यादा हैं। तो हम यहां यही प्रयास करेंगे कि ऐसा नहीं है कि हम सूचना के पीछे ही भागें, यानी नई वाली एनसीईआरटी पढ़ लें, नहीं, हम लोग दोनों एनसीईआरटी को पढ़ेंगे और आपको कोई असुविधा नहीं होगी, उसके लिए हम हैं। नई वाली एनसीईआरटी से हम क्या करेंगे, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, ज्यादा से ज्यादा सूचनाएं, फैक्ट हम इकट्ठा करेंगे। कॉन्सेप्ट के लिए तो हमारी पुरानी एनसीईआरटी है ही है। बस थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, क्योंकि आप लोगों के अंदर पेशेंस नहीं है भाई। और आईएएस जो होता है, जो अधिकारी होता है, वो बहुत पेशेंसेबल पर्सन होता है। ठीक, आप लोग जैसे लोग रहें, डीएम बना करके भेज दिया जाए तो आप लोग गोली चलवा दोगे भाई। अगर किसी ने गाली दे दिया गलती से तो उसको तो जेल करवा दोगे। लेकिन डीएम है, इसीलिए पेशेंस, इसीलिए कहा जाता है ना कि आपके पास सहन शक्ति बहुत होनी चाहिए। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, सफलता अवश्य मिलेगी। क्लियर? ओके, अब आइए थोड़ा सा एक एक चीज को हम लोग समझते हैं। हमने जैसा कि आपसे पहले ही दिन बोला था, इतिहास का जो प्राचीन भारतीय इतिहास का है सिलेबस हमने आपको समझा दिया था, यूपीएससी वाला। ठीक है, बाकी जिनको नहीं मिल पाया होगा उनको मैं उपलब्ध करवा दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब एक एक चीज़ों को हम समझने का प्रयास करते हैं। अभी तक इतना जो कहानी हुई, इन कहानियों में से प्लीज़ एक बार आप इंटर्ड हो जाइए, तो बार बार मत गिव अप करिए। इन कहानियों में से, या जो अभी हम लोगों ने बात किया है, कोई ऐसा है जिसको ना समझ में आया हो तो 1 मिनट का टाइम है, पूछ लीजिए, फिर हम लोग शुरू करते हैं। कहने का मतलब यह है कि जो पहला हमारा चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम ही है क्या, कब, कहां और कैसे। अब देखिए, इस चैप्टर में हमें मूलतः पढ़ना क्या है। जो मैं तरीका आपको बता रहा हूं, इसी तरीके से आप समझने का और पढ़ने का प्रयास करिएगा। ठीक, पहला प्रश्न ही होता है कि अतीत के लोग कैसे रहते थे। यहां पर नंबर 1 प्रश्न नोट कर लेना। अतीत के लोग कैसे रहते थे। पहला। दूसरा प्रश्न, अतीत के लोग कहां रहते थे। भाई कैसे रहते थे ये तो सिचुएशन, कहां रहते थे, प्लेस अर्थात स्थान होगा कोई जहां वो लोग रहते रहे होंगे। दूसरा। तीसरा प्रश्न आता है, भारत का नाम, या आप ये कहें कि देश का नाम। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं यहां पर जो आपको समझनी है। अगला प्रश्न कि आखिर हम इतनी देर से बात कर रहे हैं किसका, अतीत यानी बीते हुए कल के बारे में। तो हमारे पास अतीत की जानकारी के स्रोत क्या हो सकते हैं। अतीत की जानकारी के स्रोत क्या हैं, ये सब प्रश्न हैं, याद रहे, इन्हीं प्रश्नों पर अभी चर्चा होनी है। अतीत की जानकारी की हमारे पास क्या क्या स्रोत हो सकते हैं। नंबर 1। अब जब आप स्रोत की बात करते हैं तो स्रोत में पहला बात कर लेंगे हम लोग क्या, पुरातात्विक, और दूसरा स्रोत हम कह सकते हैं क्या, एक तरीके से साहित्यिक। 2 ही स्रोत होते हैं, कोई और तीसरा स्रोत होता नहीं है, ये क्लियर याद रखिएगा कि या तो लिखा हुआ मिल जाए, या तो वहां से हड्डी, खोपड़ी, खिलौना, कुछ भी मिल जाए। क्लियर हुआ यहां तक कि नहीं?
जो हम लोगों ने प्रश्न अभी उठाया है या जिन प्रश्नों पर हम बात कर रहे हैं। क्लियर हो गया होगा संभवतः। ठीक, अगला, तारीखों का अध्ययन। आखिर जो तारीख है, डेट जिसे कहा जाता है, इसके अध्ययन की आवश्यकता आखिर क्यों पड़ती है? जैसे आज आप पढ़ते हैं 2022, 2023, 2024, तो आखिर इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? नेक्स्ट होता है हमारा, आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, एडी और बीसी, हम सुना ही होगा। कहने का अर्थ यह है कि हमें मिला जुला करके इन्हीं 5-6 प्रश्नों पर इस चैप्टर में चर्चा करना है। ज्यादा भाग दौड़ नहीं मचाना है। नेक्स्ट आइए, लिख तो लिया होगा ना सब लोगों ने? ठीक, अब आइए थोड़ा सा देखते हैं। पहला प्रश्न ये था, पहला प्रश्न क्या था? क्या था भाई पहला प्रश्न? कि अतीत के लोग कैसे रहते थे। अर्थात ये किस बात कर रहे हैं? जीवन शैली को, यही ध्यान में रखिएगा, या उनके रहन सहन का तरीका क्या था। कहने का अर्थ यह है कि वो जंगल में रहते थे। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, या वो जो है घर में निवास करते थे, कुछ भी हो सकता है। इसके अलावा वो खाते क्या थे, वे पहनते क्या थे, बात समझिएगा, या उनकी अन्य जीवन शैली क्या रही। कैसे ही की तो बात हो रही है। आखिर मानव ने शुरुआत में जो नेचर है, प्रकृति है, उसके अनुसार अपने आप को रखा। तो आखिर मानव अगर प्रकृति के हिसाब से अपने आप को रख रहा है, फिर भी उसने कुछ परिवर्तन किया होगा ना। उसका प्रकृति के हिसाब से भले ही वो जीवन जी रहा है, यानी अकॉर्डिंग टू नेचर वो भले अपने आप को रख रहा है, लेकिन उसका कोई तरीका होगा। कहने का अर्थ यह है कि भाई आप कहीं भी चले जाइए, कहीं निवास कर रहे होंगे, आप अमेरिका चले जाइए, आप अमेरिका भले जा रहे हैं, अमेरिका के एटमॉस्फेयर में भले आप रह रहे हैं, लेकिन वहां कुछ गतिविधि तो करेंगे ना। वही हो गया क्या? जीवन शैली, यानी रहन सहन का तरीका। अब यहीं से पहला प्रश्न निकल करके आया, यहां समझिएगा कि अतीत के लोग कहां रहते थे। ठीक, अब कहां के बारे में बात कर रहे हैं? तो आपकी 6 क्लास की एनसीईआरटी कुछ बात करती है। क्या बात करती है भाई? सब लोग तो पढ़ डाले हो एनसीईआरटी, जो नहीं पढ़े उनके लिए तो हम उपलब्ध हैं। क्या कहती है? अरे बोलोगे? नहीं बोलना। पहला प्रश्न ही था कि आखिर अतीत के लोग कैसे रहते थे। कैसे रहते थे भाई, बताइए जरा। तो ना बोलना, बोलना नहीं भाई। इनका जीवन जो है वो पहली बात अस्थाई जीवन है। पहला अस्थाई जीवन है ना भाई, एक जगह कहां टिक रहे हैं ये, अर्थात ये घुमक्कड़ हैं। दूसरा, ये क्या हैं? उपभोक्ता हैं, यानी वस्तुओं को क्या करते हैं, जो भी पाते हैं खा करके काम खत्म। अर्थात अभी मानव, आरंभिक मानव क्या है? उत्पादक नहीं है, यानी उत्पादन का काम नहीं कर रहा है। और दूसरी बात, ना ही ये संग्रहण का काम कर रहा है। समझिएगा इस बात को।
भाई जो वर्तमान मानव है, ऐसा थोड़ी होता है कि 100 रुपये आप कमाते हैं सबका सब खर्च, ऐसा तो होता नहीं है, उसमें से 10 पैसा बचा तो जरूर लेते होंगे। तो वो क्या है, संग्रहण का काम नहीं कर रहा है, अभी उसको बचाना नहीं है, वो कहता है कि हमें जो मिलेगा हम सब खर्च कर देंगे, सीधा सा मुद्दा है यहाँ। दूसरी बात है कि वो कमाना भी नहीं चाहता है, जैसे कि आप लोग कहीं छोड़ो, घर वाले तो खाना दे ही रहे हैं, क्या जरूरत है मेहनत करने की। उत्पादन भी नहीं कर रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, कंज्यूम कर रहा है, यानी क्या है, वो उपभोक्ता है। दूसरा शब्द आया, हमने जैसा आपसे कहा कि कैसे उनकी जीवन शैली, तो पहला तो एक चीज निकल करके आ रहा कि क्या था, वो अस्थायी निवास कर रहा है, एक जगह पर वो नहीं रहता है। कौन, आदिमानव। दूसरा, सिर्फ उपभोग करता है, ना कि उत्पादन या संग्रहण करता है। क्लियर हो गया। तीसरी चीज ये है कि अगर ये सब स्थिति है तो जाहिर सी बात है कि वो क्या हुआ, घुमक्कड़ ही होगा, वो याद रहे, एक जगह से दूसरी जगह भागेगा ही, अर्थात अस्थायी उसका जीवन है। पहला वाले सेंटेंस ये क्लियर हुए कि नहीं हुए, हमको ये बताइए। फर्स्ट स्टेटमेंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ठीक। अब देखिए तीसरी चीज कि भैया आखिर जब ये पता चल गया खा पी रहे हैं, अब देखिए खाने के लिए वो किस चीज का उपयोग कर रहा होगा, क्या खा रहा होगा, क्या खा रहा होगा भाई? अरे कंदमूल फल खा रहा होगा, मांस खा रहा होगा, यानी प्रकृति के हिसाब से जो चीजें उससे उपलब्ध हो पा रही होंगी उन्हीं को खा रहा होगा। भाई यही तो होगा ना, चाहे वो मांस खाए चाहे वो कंदमन फूल खाए, तो करेगा वो ही, उसके पास और कोई विकल्प नहीं है। खाना हो गया। अगली बात कि वो कैसे कपड़ा पहनता रहा होगा, तो कपड़ा कैसे पहनेगा, क्यों? क्योंकि अभी कोई व्यवस्था नहीं है, वो अकॉर्डिंग टू नेचर है, यानी प्रकृति पर निर्भर है। तो प्रकृति जिस चीज को उसे उपलब्ध करवाएगी वही वो पहनेगा। तो प्रकृति ने क्या किया, पेड़ों की छाल नंबर 1, पत्ते नंबर 2, तीसरा जानवरों के छाल या जानवरों के चमड़े, यही उसके वस्त्र रहे होंगे शुरुआती में। ठीक, इसके अलावा पहनावा हो गया। अब देखिए खा रहा है वो, ये भी पता चल गया। अगला भाई अगर हम सामाजिक व्यवस्था को देखें तो क्या है, कोई सामाजिक व्यवस्था यहां है ही नहीं, क्योंकि यहां पर इंडिविजुअलिटी है, या 4-6 लोग मिल करके कहीं रह रहे हैं, वहां से खा करके अपना निकल ले रहे हैं। यहां अभी किसी भी तरीके की धार्मिक व्यवस्था की कोई जानकारी आपको नहीं मिलेगी। अब प्रश्न यह उठ रहा है कि इन सब क्रियाकलापों में मानव किस प्रकार के हथियारों का उपयोग कर रहा है, तो क्यों यहां शब्द यूज किया जाता है पाषाण, यही तो होता है ना, अर्थात मानव पत्थर के बने हुए उपकरणों का उपयोग प्रथम अवस्था में करता है। पहले अवस्था में मानव बहुत बड़े हथियार का यानी पत्थर का प्रयोग करेगा, धीरे धीरे वह उसे अपने हिसाब से बनाने का प्रयास करेगा। तो हम आगे उसे समझेंगे कि मानव ने किन किन गतिविधियों से, किस टेक्नोलॉजी से पत्थरों को छोटा किया और उसे हथियार के रूप में उपयोग किया। यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं? पहले क्वेश्चन का आंसर खत्म हुआ या नहीं हुआ, ये बताइए, जिसको ना समझ में आए बता दे। पहला, दूसरा प्रश्न है हमारा कि आदि मानव या जो हमारे अतीत के लोग थे वो निवास कहां, टाइम से आया करिए प्लीज, अब इंटर नहीं करूंगा, कहां निवास करते थे? तो देखिए हमने आपसे कहा, शुरुआत में ही कह दिया कि उनके पास निवास का कोई एक स्पेसिफिक एरिया तो होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो क्या हैं, घुमंतू हैं। जब वो घुमंतू हैं तो रुकेंगे कहां?
जहां भी उनको लगेगा कि हाँ ठीक है, यहां सही है, कुछ दिन तक वहां टिक जाएंगे, फिर निकल लिए वहां से। आप लोगों ने सामान्य जो है घर में सुना होगा या लोगों से सुना होगा, मम्मी पापा से सुना होगा, कहते हैं कि एकदम ये घुमंतू टाइप का है, कभी इसके पैर घर में टिकते ही नहीं है। मतलब ये कि अस्थाई नहीं है, वो अस्थाई है। तो जाहिर सी बात है इनका निवास कहाँ रहा होगा? गुफा रही होगी भाई, गुफा ही तो रही होगी। मकान जब बनाया नहीं आपने तो रहोगे कहाँ? गुफा में ही रहोगे। तो शुरुआत में हो सकता है ये गुफा में रह रहे हों। दूसरी चीज कि निवास करते थे, प्रश्न ये आया तो आखिर निवास करते थे, ये तो ठीक है, मानव निवास कर रहा है, ठीक करेगा वो, लेकिन कोई स्थान होगा ना भाई, मानव के निवास करने का कोई ना कोई स्थान होगा। तो एनसीईआरटी आपसे स्पष्ट रूप से यह कह देती है कि प्रारंभिक मानव कहां निवास करता था। कहां निवास करता है भाई? अब नहीं बोलेगा कोई, अब एकदम चुप। हां, ये कह रहे हैं कि लाखों वर्ष पूर्व लोग क्या करते थे? नर्मदा नदी की घाटी में निवास करते थे, ऐसे साक्ष्य मिले हैं। कैसे पता चल गया भाई? कुछ मानव की गतिविधियों के साक्ष्य वहां मिले होंगे, चाहे खोपड़ी मिली हो, चाहे उनके द्वारा प्रयोग किया गया हुआ कोई वस्तु मिला हो, तभी तो हम पता कर पाएंगे ना कि मानव यहां रह रहा था। जैसे एक एग्जाम्पल की हम बात कर रहे हैं, यहां पर समझ लीजिए, थोड़ा सा हो सकता है किसी को ना समझ में आया हो, कि यहां पर हम पढ़ा रहे हैं, भूचाल आ जाए यानी भूकंप आ जाए, तहस नहस हो जाए सब, आज से 2 से 3 हजार वर्ष बाद अगर इसकी खुदाई की जाएगी और ये सब, आवाज मेरी नहीं मिल रही है किसी को? ओके, मैंने ये कहा कि मान लेते हैं ये बिल्डिंग है, खत्म हो जाए, यानी ये बिल्डिंग गिर जाए, टूट जाए, सब ऐसे ही खत्म हो जाए, सारी व्यवस्थाएं, कुछ बचे ना। 2000 वर्ष पूर्व अगर इसकी खुदाई की जाए तो अगर व्यक्ति देखेगा तो यही कहेगा ना कि ये कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट रहा होगा। कैसे पता चला? क्योंकि इसका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि यहां पर लोग आए, पढ़ें। तो इसका अर्थ यह है कि मानव ने कोई गतिविधि वहां की जरूर होगी, तभी तो हमें पता चला ना कि हां, मानव लाखों साल पहले क्या करता था? आखेटक के रूप में नर्मदा नदी के तट पर निवास करता था। यही तो है ना, एनसीईआरटी तो यही कह रही है। तो इसका अर्थ यह है कि मानव ने शुरुआत यहीं से की। दूसरी बात यह कह रहे हैं कि मानव लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुष ने सबसे पहले क्या किया? गेहूं जैसी फसलों का उत्पादन शुरू किया। अब आप समझिएगा, यहां पर उन्होंने बताया कि कृषि का आरंभ, अब यहीं से देखिए एक एक चीज पकड़ते जाइएगा, कि मानव ने कृषि का जो आरंभ शुरू किया यानी शुरुआत की, वो लगभग 8000 वर्ष पूर्व किया। यानी आज से 8000 वर्ष पूर्व मानव के ने यानी वहां के स्त्री पुरुष ने क्या किया? गेहूं उपजाना सीख लिया। इन्होंने इस प्लेस बताया। अब यही आपका यहां दायित्व बनता है, आपका दायित्व यही तुरंत क्लियर हो जाता है कि आखिर मानव ने जो शुरुआत की वो कहां की होगी। ये मैप दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये बताइए। ये मैप दिख रहा है आप लोगों को सबको? कोई ऐसा है जिसको ना दिख रहा हो? दिख रहा है ना? यहां इन्होंने कहा कि उत्तर पश्चिम क्षेत्र, तो यहां देखिएगा ये क्या है? नॉर्थ हो गया, सॉरी, ये आपका नॉर्थ हो गया, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट और ये हो गया वेस्ट। भाई यही रहा, ये बताया गया। एनसीईआरटी ये कहती है कि उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में एक जगह है जहां आप बात करते हैं क्या? सुलेमान पर्वत। ये देखिए आप, सुलेमान, और इसके नीचे क्या है? किरथर पर्वत श्रेणी है। अब आपका यह दायित्व बनता है कि उसको समझें, वहां यह देख ले कि नदी कौन सी बहती है। यह आपका टास्क हो जाता है, हमारा काम यहां खत्म हो जाता है।
यानी कहने का अर्थ यह है कि मानव ने आज से 8000 वर्ष पूर्व पहले गेहूं और उसके पश्चात जौ जैसी फसलों को उगाना शुरू किया। क्लियर हो गया या नहीं हुआ? दूसरी बात अब समझ लीजिए कि अगर मानव क्या कर रहा है, उत्पादक बन रहा है, तो याद रखिएगा कि कृषि जैसे ही आई तुरंत यहीं पर पशुपालन आ जाएगा। बात समझिएगा, आगे हम पशुपालन को और अच्छी तरीके से समझेंगे, लेकिन याद रहे कि कृषि जैसे जैसे शुरुआत हो रही है, क्योंकि कृषि में किस चीज की जरूरत होगी भाई? पशुओं की जरूरत होगी ना, तो पशुपालन शुरू हो जाएगा एक तरीके से। अब देखिए पशुपालन के क्या उद्देश्य रह सकते हैं, कौन बताएगा? कोई बताएगा कि पशुपालन की जरूरत क्यों पड़ी मानव को? क्यों पड़ी भाई? एक लोग बच्चा, एक लोग अपनी बात रखिए, हम सुन रहे हैं, सबको सुनेंगे। और मैंने क्या कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, 10 मिनट से ज़्यादा 1 घंटा लगेगा, लेकिन लगेगा, टाइम लगने दीजिए जी। बताइए। ठीक, कृषि किसी ने बोला है, ठीक, आपका हो गया। और कोई? और कोई बोलेगा कि खत्म कहानी बस? अच्छा, आप लोग बोलते नहीं है, बोलने में पैसा लगता है क्या? फोन पर तो आप लोग हैं नहीं, और ये भी नहीं अब तो फ्री कॉलिंग होती है। ठीक, अब देखिए यहां पर, ठीक है कोई बात नहीं है। पहला एक चीज है कि देखिए कृषि से पहले जो पहला आता है वो आता है बच्चा कि अगर पशुपालन आया तो इसके कई रीजन हो सकते हैं। नंबर 1 ये देखिए कि अभी तक मानव क्या था? घुमक्कड़ था। एक जगह पर जब वह अस्थायी निवास करने लगा तब भी तो उसे मांस, दूध या वस्त्र, इन सब की जरूरत तो अभी तो होगी ना, कि ऐसा तो है नहीं कि छोड़ दिया सब, खाएगा तो कुछ ना कुछ है ही है। तो मानव ने क्या किया कि ये सोचा कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि पशुओं को खुद पालना शुरू कर दिया जाए। हमको कहीं ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना पड़ेगा। मैं एकदम साधारण भाषा में आपको बता रहा हूं, याद रखिएगा किताबी भाषा कुछ यहां नहीं है। बाकी आगे जब हम पढ़ेंगे 11वीं को तो वहां तो पूरा का पूरा आप सिस्टमेटिक ही समझेंगे, लेकिन यहां पर आपके दिमाग में ये चीज हो। कहने का अर्थ ये है कि मांस के लिए वो करता होगा, दूध के लिए करता होगा, इसके अतिरिक्त वस्त्र के लिए भी वो करता होगा। इसके बाद एक और आता है कि सुरक्षा का भी। भाई उसे बड़े बड़े पशुओं से या जंगली जानवरों से अपने आप को सिक्योर भी तो करना था ना, तो वो ऐसे पशुओं को पालना शुरू करेगा जो कि थोड़ी सी भी आहट सुन करके अलर्ट पर इन्हें लगा दें, या इनके साथ वह भी उन पशुओं को भगाने में, या जो जानवर हैं या जो जंगली जानवर हैं या जो हिंसक पशु हैं उनको भगाने में या अन्य चीजों में योगदान करे। इसीलिए तो कौन आया था पहली बार? कुत्ते तो आया। हाँ भाई आया तो कुत्ता ही ना, पालतू जानवर सर्वप्रथम कुत्ता ही बना। तो कुत्ता तो इसीलिए बना ना क्योंकि इसकी याद रखिएगा सबसे ज्यादा अगर किसी की स्मरण शक्ति होती है, याद रखने की क्षमता होती है, तो कुत्ते के पास बहुत होती है। ठीक, और जाहिर सी बात है कहीं अगर थोड़ा सा भी अगर एक्टिव हुआ कुछ, इसीलिए कहा जाता है विद्यार्थी को क्या होना चाहिए? श्वान, कुत्ते की तरह सोना चाहिए। लेकिन होता कहां है?
कहीं 16 छोड़ो हटाओ। तो कहने का मतलब यह है कि कृषि आरंभ हुई, पशुपालन आरंभ हो गया। तो ये दोनों चीजें ये दर्शाती हैं क्या कि अस्थाई निवास की शुरुआत हो गई। भाई अस्थाई निवास ना होता तो पशुपालन ऐसा तो है नहीं कि आप क्या करेंगे, एक जगह पर निवास करेंगे और फिर 4 दिन बाद दूसरी जगह चले जाओगे, ऐसा नहीं होगा। भारत में अस्थाई निवास के साक्ष्य या अन्य गतिविधि की जानकारी हमें मिल जाती है। मिलती है कि नहीं मिलती है? अब ना बोलना, मिलती है ना भाई। शुरुआत में जैसे हम बात कर रहे हैं, शुरुआत में बच्चा मानव ने भेड़ पाला, बकरी पाला, गाय पाला, बैल पाला, इन सब पशुओं को क्या किया, पालना शुरू कर दिया। अब ये जब पशु पाले जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि 10 लोग पहले रह रहे थे, 15 हुए, 20 हुए, 50 हुए, 100 हुए, गांव बन गया। यानी ग्रामीण संस्कृति का विकास हो जाएगा यहां पर तुरंत। होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा ना। इसीलिए यह कहा जाता है कि उत्तर पूर्व में, नॉर्थ ईस्ट, यहां देखिएगा उत्तर पूर्व गारो पहाड़ी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये गारो हिल्स, गारो हिल्स के बारे में आपकी एनसीईआरटी कहती है, सीधा सीधा वो स्पष्ट कर देते हैं कि भारत में, मैंने आपसे कहा उत्तर पूर्व में गारो, मध्य भारत में विंध्याचल, दिखा? इन क्षेत्रों में कृषि का विकास हुआ और सबसे पहले चावल उपजाया गया। अब देखिए दूसरी बात, एक बात एनसीईआरटी और कहती है कि सिंधु और उसकी सहायक नदियां, याद रखना ये क्या है, रिवर ऑफ इंडस, सिंधु है ना, और उसकी सहायक नदियों के किनारे, टाइम पीरियड इन्होंने बोला था 4700 वर्ष पूर्व, यानी 4700 वर्ष पूर्व कुछ आरंभिक नगर क्या हुए, एक्टिव हुए, फले फूले। इसके पश्चात फिर ये कहते हैं कि गंगा और उसकी सहायक नदियों के किनारे जो समुद्री तट इलाकों में थे, वहां पर जो नगर बसे, यानी कौन सा, गंगा यमुना, यहां नगर की बात कर रहे हैं। तो ये कह रहे हैं 2500 वर्ष पूर्व, याद रहे इस बात को। अब यहीं से चीजें समझने का प्रयास करते रहिएगा। यहां पर नगरों का विकास हुआ। फिर ये बात कह रहे हैं कि गंगा के दक्षिण में कौन नदी आती है, सोन ही तो है ये। याद रखना, जितने नदियों के बारे में यहां बात हो रही है सबकी ओरिजिन हमें बताओगे, और उसकी ट्रिब्यूटरी यानी सहायक नदियों के बारे में। आज का यही प्रश्न होगा आप लोगों के लिए होमवर्क के रूप में। कहने का अर्थ यह है, ये कह रहे हैं कि गंगा और सोन नदियों के आसपास के क्षेत्रों में प्रारंभिक या प्राचीन नगर एक उन्होंने फेमस बताया, और उसका नगर का नाम बताया है क्या, मगध। मगध नाम से जाना जाता था यह पूरा। और यहां पर जो कुछ शासक हुए, फिर आपका काम शुरू होता है। यहां पर यानी मगध पर शासन करने वाले जो शासक थे वो बहुत शक्तिशाली थे, और उनमें आगे चल करके एक तरीके से राज्य स्थापित करने की क्षमता थी, और उन्होंने बड़े राज्य को स्थापित किया। अगला नेक्स्ट ये कह रहे हैं, अगला जो प्रश्न था वो यही था कि भारत यानी देश का नाम, किस तरीके से देश का नाम अस्तित्व में आया। अर्थात हम अपने देश के लिए प्रायः एक शब्द सुनते हैं, इंडिया और भारत। तो इंडिया शब्द जो निकला है, याद रहे बच्चा, इसे और हम लोग अच्छे तरीके से समझेंगे आगे चल करके। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु के नाम से जाना जाता था। यह माना जाता है कि लगभग आज से 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम से, उत्तर पश्चिम, फिर यहां आइए, उत्तर
और पश्चिम, ये पश्चिमी का क्षेत्र हो गया और ये नॉर्थ वाला। यहां से कुछ लोग आते हैं जिन्हें नाम दिया गया है क्या, ईरानी, और दूसरे यूनानी। यानी उत्तर पश्चिम से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंध को हिंदोस अथवा इंडोस के नाम से संबोधित किया, और यहां पर जो लोग निवास करते थे या जो क्षेत्र इन्होंने बताया उसे नाम दिया गया क्या, क्या नाम दिया गया, इंडिया। नामकरण भी हो गया भारत का। क्लियर या नहीं, यहां तक क्लियर हो गया? किसी को यहां तक अगर असुविधा हो तो तुरंत बता दीजिए, फिर आगे हम लोग बात करेंगे। ठीक, चलिए कोई बात नहीं, नहीं पता है आप लोगों ने अच्छा किया नहीं बोला, क्योंकि जैसे जब हमारे सर पढ़ाते थे, एक इंसिडेंट बता रहा हूं क्योंकि काफ़ी देर से सीरियस ही चल रहा है, तो जब वो मुझसे पूछते थे तो मेरा एक ही जवाब होता था कि सर आपको तो पता ही है। मतलब मैं लास्ट बेंचर हुआ करता था, मैं कभी आगे बैठा ही नहीं, और सर हमारे इतने काबिल कि वो पीछे से शुरू करते थे, और फंसते हम रोज से हम ये सोचते थे कि चलो ठीक है आज हो सकता है आगे से शुरू करें, लेकिन वो कभी सटीक बैठ नहीं पाया। तो जब भी वो कोई क्वेश्चन पूछते थे हमारा एक ही उत्तर होता था कि सर आपको तो पता ही है। तो वो कहते थे कि भैया हमको तो पता ही है, तुम अपना बताओ। ठीक, तो ऐसी भी स्थितियां गुजरी हैं। ओके, अब देखिए जरा क्या है स्थिति। देखिए यहां पर जब हम बात करते हैं पुरातत्व की, ध्यान से समझना, ये पुरातत्व यही नहीं, जितना इतिहास पढ़ोगे हर जगह लागू होगा। ठीक, नंबर 1 पुरातत्व पर, नंबर 1 पर आता है पुरातत्व के बारे में जब हम बात करते हैं। ठीक, तो इसमें आता है पहला, मानव के द्वारा उपयोग की गई वस्तुएं। याद रखिएगा, उपयोग की वस्तु। अब देखिए जैसे ही ये शब्द आपने उपयोग में लाया, इसमें सब समाहित हो गए। मानव ने चाहे हथियार बनाया हो, भाई प्रारंभिक पाषाण कालीन मानव के बारे में जानकारी कैसे मिल पा रही है कि उसने हथियार बनाया होगा? बिना हथियार के वो जो है शिकार कर नहीं सकता था। तो कहने का अर्थ यह है कि मानव के उपयोग में लाई गई वस्तुओं का अध्ययन हम करते हैं, तभी तो हमें पता चलता है ना कि अतीत के लोगों ने कैसे अपनी स्थितियों को आगे बढ़ाया होगा, पहला। दूसरा जो आपने अभी कहा है कि इसके अतिरिक्त क्या हो सकते हैं, पुराने खंडहर हो सकते हैं। भाई मानव निवास तो कहीं कर रहा होगा ना, तो उसने बनाया होगा कुछ रहने बहने के लिए। भाई इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में अगर आप पढ़ते हैं सिंधु घाटी सभ्यता को, तो आपको कैसे पता चल गया कि बहुमंजिला इमारतें थीं? इसका मतलब क्या है, सीढ़ियां बनी होंगी। भाई बिना सीढ़ी के दूसरे मंजिले पर आप जा नहीं सकते हैं, तो जानकारी मिली ना। अगला, इसके अतिरिक्त जो आपने कहा है अभी, अभिलेख। अब देखिएगा, अभिलेख, ठीक, तो कहने का अर्थ यह है ये तो मिला जुला करके क्या हो गए, आपके पुरातत्व में हो गए। दूसरी चीज, जैसे आपने कहा कि एक तरीके से कुछ पांडुलिपियां मिलती हैं जिन्हें भोजपत्रों पर लिखा गया है, क्योंकि वो बहुत पुरानी है, तो ऐसी भी स्थितियां हो सकती हैं। अब देखिए एक बात और है कि जब पुरातात्विक साक्ष्य की बात करते हैं तो पुरातत्व को भी कई भागों में बांटा गया है। फिर मैं स्पष्ट कर दे रहा हूं, मैं पढ़ा भले एनसीईआरटी रहा हूं, लेकिन याद रखिएगा हम लोगों का विजन एग्जाम क्लियर करना है। यहां दिमाग में हमेशा बैठा के रखना, उतना हमें पढ़ना ही पढ़ना है जितना या जहां से यूपीएससी प्रश्न पूछती है, वो चाहे जैसे पढ़ा जाए। अगला देखिए आप, फिर आता है साहित्यिक साक्ष्य के बारे में बात कर रहे हैं, इसके बारे में हम और बात करेंगे आगे। साहित्यिक साक्ष्य की बात करते हैं तो देखिए साहित्यिक साक्ष्य के बारे में जब हम बात करते हैं तो हमें साहित्यिक साक्ष्य में कई तरीके के साक्ष्य मिल जाते हैं। जैसे कुछ
धार्मिक साहित्य होंगे, ठीक। दूसरी बात जिसे आप लौकिक साहित्य कहते हैं, ठीक। दूसरा आता है धर्मेतर साहित्य। धर्मेतर शब्द को समझिएगा, धर्मेतर अर्थात धर्म से इतर, ऐसे साहित्य जिसमें धर्म से जुड़ा हुआ कुछ ना लिखा गया हो उसे धर्मेतर कहा जाता है, धर्मेतर साहित्य। क्लियर हुआ होगा। अब देखिए एक बात यहां पर, धार्मिक साहित्य की बात हम करते हैं, वे साहित्यिक किताबें या वे साहित्यिक ग्रंथ जो मूलतः धर्म आधारित हैं, फिर भी वहां से हमें इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, जैसे वेद, पुराण, अरण्यक, उपनिषद, स्मृति ग्रंथ। क्लियर, ये आते हैं धार्मिक साहित्य में। हमको सिर्फ न देखो, लिखा भी करो। हालांकि ये रिपीट तो आगे होगा, लेकिन एक बार अभी यहां पढ़ लोगे, ठीक। फिर जब आगे उसे पढ़ोगे तो तैयार हो जाएगा, ज़्यादा आप लोगों को तकलीफ नहीं उठानी पड़ेगी। क्लियर। अब देखिए थोड़ा सा और, ये तो हो गए क्या। अब देखिए धार्मिक साहित्य भी कई तरीके के हैं, जैसे कुछ हैं ब्राह्मण साहित्य, कुछ हैं गैर ब्राह्मण साहित्य। जैसे आप देखेंगे कि वेद ओद हो गए, ये तो ब्राह्मण साहित्य के हिस्सा हैं, लेकिन जैन हो गया जिसे जैन साहित्य कहते हैं या बौद्ध साहित्य कहते हैं तो ये धर्म से जुड़े हुए ना, लेकिन ब्राह्मण साहित्य से अलग हैं। हाँ या ना, अलग है ना, ठीक। अब आइए देखिए धर्मेतर साहित्य की बात करते हैं। तो धर्मेतर साहित्य में कई तरीके का क्लासिफिकेशन किया गया है। हालांकि ये चीज आपके एनसीईआरटी में नहीं दी हुई है, लेकिन मेरा दायित्व है कि मैं आपको बताऊं, यही क्लियर कर लीजिए आप। धर्मेतर साहित्य, यहां पर देखिएगा तीन चीजें मिलेंगी। एक है देसी, यानी जो भारत में लिखी गई किताबें हैं, ठीक। दूसरा विदेशी यात्रियों के यात्रा विवरण। अरे भाई जो फॉरेन, अभी जैसे किसी ने बोला था कि जो बाहर से आए ट्रेवलर्स अर्थात यात्री आए, उन्होंने भी कुछ यात्रा वृत्तांत छोड़ा होगा ना। यात्रा वृत्तांत का अर्थ होता है कि उन्होंने अपने भ्रमण काल में जो पुस्तक लिखी उसी को यात्रा वृत्तांत। वृत्तांत मतलब क्या होता है, एक तरीके से घटनाओं का संग्रह होता है जो बीता हुआ है उनके समय में या जब वो ट्रेवल कर रहे थे। जब ट्रेवलर्स की बात करते हैं या विदेशी साहित्य की बात करते हैं तो विदेशी साहित्य को भी कई तरीके से डिफाइन किया जाता है, जिसमें ग्रीक, चीनी, अरबी, आपको आगे सब मिलेगा। इस तरीके से इसे समझाया जाता है या समझा जाता है। ये दोनों क्लियर हुआ है कि नहीं, पुरातात्विक और साहित्यिक। जिसको ना क्लियर हुआ पूछ लो भाई, फिर आगे हम बात करें। एनसीईआरटी में कुछ 4, 6, 10 चीजें दी हुई हैं, उनको भी समझ लीजिए। पहला दिया हुआ है पांडुलिपि, नंबर 1 पांडुलिपि। अब देखिए पांडुलिपि किसे कहते हैं। देखिए ऐसी पुस्तक जो हाथ से लिखी जाती है उसी को हम क्या कहते हैं, पांडुलिपि कहते हैं। पांडुलिपि को एक तरीके से आप कहें कि यह बेसिकली लैटिन शब्द से निकला हुआ है। लैटिन में एक अंग्रेजी में, जैसे जब आप पढ़ते हैं अंग्रेजी में, पांडुलिपि के लिए जो शब्द का उपयोग किया जाता है वो मैन्युस्क्रिप्ट किया जाता है। अंडरलाइन कर लेना, पूछा गया है एक बार ये मैन्युस्क्रिप्ट। मैन्युस्क्रिप्ट शब्द जो है यह लैटिन शब्द से निकला है। एक शब्द आता है मेनू से निकला है। मेनू का अर्थ ही होता है हाथ से लिखना। तो आप ये कहें पांडुलिपि को इंग्लिश में मैन्युस्क्रिप्ट के नाम से जाना जाता है। यह एक लैटिन शब्द से
मेनू से निकला हुआ है, जिसका अर्थ होता है हाथ से निकला या हाथ से लिखा हुआ। ठीक। दूसरी चीज, शुरुआती दौर में पेपर्स तो थे नहीं वर्तमान समय में जैसे हैं, तो हिमालय क्षेत्र में एक पौधा उगता था जिसका नाम था भुर्ज। यहां समझिएगा, क्या था? भुर्ज। इसकी छाल पर लिखा जाता था, इसे एक लेयर में इसकी छाल निकाल लिया जाता था और विशेष तरीके से इसे तैयार किया जाता था, ठीक, और लिखा जाता था, या आप ये कहें भोजपत्र पर भी लिखा जाता था। क्लियर हुआ? पांडुलिपि हो गई। दूसरा एक शब्द और आया था, अभिलेख। आया था ना, अभिलेख। ठीक। अब देखिए, अभिलेख मूलतः याद रखिएगा पत्थर पर हो सकता है, यहां समझिएगा, यही बता दे रहा हूं, पत्थर पर हो सकता है ये, या किसी कठोर धातु पर लिखा जा सकता है। प्लीज माइक बंद करिए आप लोग। कठोर धातु के, कोई कठोर धातु है उसका प्लेट बना दिया जाए, उस पर लिखा जाए। लेकिन याद रखिएगा एक बात यहां पर स्पष्ट, कभी भी अभिलेख के बारे में जब शब्द प्रयोग में आएगा तो यह नहीं आएगा कि लिखवाया गया, यह गलत हो जाता है सब, क्योंकि अभिलेख पर लिखा नहीं जाता है बच्चा, बल्कि क्या किया जाता है? क्या किया जाता है? अभिलेख को कैसे यूज करते हैं आप? जी बताएं। देखिए, एक बात यहां स्पष्ट समझ लीजिएगा कि अभिलेख को हमेशा याद रहे खुदवाया जाता है, खुदवाना होता है इसका, क्योंकि जो प्लेट होती है, टाइम से आया करिए प्लीज, जो प्लेट होती है या पत्थर होता है उस पर आप लिखवाते तो हैं नहीं ऐसे ऐसे, क्यों? क्योंकि अगर आप लिखवा देंगे, मान लेते हैं कलर से, पेंट से, तो पहले पेंट का भी आविष्कार नहीं हुआ था, तो आप करते क्या हैं? इस पर छीनी और हथौड़ी से खुदवा देते हैं। तो इसीलिए इसे कहा जाता है क्या? अभिलेख को खुदवाना। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? हर चीज का अपना एक, याद रहे, अपना एक नियम है। इसीलिए आप हमेशा जहां भी अच्छी किताबें पढ़ेंगे वहां पर अभिलेखों को अंकित करवाना या फिर अभिलेखों को खुदवाना, दो ही शब्द का उपयोग मिलेगा। जब भी आप इंस्क्रिप्शन की बात करेंगे आपको यही दो शब्द मिलेंगे, तीसरा कोई शब्द नहीं मिलेगा। ठीक। कहने का अर्थ यह है कि जब हम बात करते हैं अभिलेख की, तो अभिलेख मूलतः पत्थर या धातु जैसे किसी एक सपाट या कठोर सतह पर उत्कीर्ण करवाए जाते थे या खुदवाए जाते थे। क्लियर? दूसरी बात कि आखिर ये जो अभिलेख थे इन पर क्या खुदवाया जाता था या अंकित करवाया जाता था या उत्कीर्ण करवाया जाता था? शासकों के आदेश, यानी जो एडमिनिस्ट्रेटर है वह जो आदेश देता था उसे अंकित करवाया जाता था। कुछ ऐसे भी अभिलेख हैं जो शासकों की प्रशंसा में उत्कीर्ण करवाए गए हैं। क्लियर? इसके अलावा कुछ ऐसे अभिलेख हैं जहां से हमें शासकों की वंशावलियों के बारे में जानकारी मिलती है, अर्थात कि उस वंश में किन किन लोगों ने शासन किया था। कुछ ऐसे अभिलेख भी जो आपको प्राप्त होते हैं या मिलते हैं जो कि धर्म के बारे में भी जानकारी देते हैं, समाज के भी बारे में जानकारी देते हैं, शासक की स्थिति के बारे में जानकारी देते हैं, पूरे के पूरे क्षेत्र के बारे में जानकारी देते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं कि मान लेते हैं मौर्य साम्राज्य के बारे में हम बात कर रहे हैं, यहां पर थोड़ा सा समझिएगा। एक बात आई कि मौर्य साम्राज्य जो है वो पूरे के पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में फैला हुआ था। मैं एक बात कह रहा हूं, तो कैसे पता चल पाया भाई? मैंने आपसे कहा कि
हमें यह जानना है कि मौर्य साम्राज्य का विस्तार पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में था, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में था। अब यहां समझिएगा थोड़ा सा कि कैसे पता चला। हमें अभिलेख जहां मिले हैं, जैसे मान लेते हैं अफगानिस्तान में कोई अशोक के समय का कोई अभिलेख मिल गया, तो ऐसा तो है नहीं बच्चा कि आपको कोई काम करना है, मान लेते हैं, तो दूसरे के जो है जमीन में तो आप नहीं कर पाओगे ना, क्योंकि वो करने ही नहीं देगा। भाई अगर आप कहीं अपना सिंबल लगवाना चाहते हैं तो आप अपनी ही जमीन में लगा सकते हैं ना, अपने ही लैंड में लगा सकते हैं ना, किसी दूसरे के लैंड में नहीं लगा पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो ऑर्डर ही नहीं देगा। इसका अर्थ यह है कि अगर अफगानिस्तान में अशोक के अभिलेख मिल रहे हैं तो अफगानिस्तान का क्षेत्र भी संभवतः शामिल रहा होगा, कुछ क्षेत्र शामिल रहा होगा। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। इसके अलावा अगर बांग्लादेश में मिल रहा है वर्तमान, तो जाहिर सी बात है वो भी रहा होगा। अगर दक्षिण भारत में कहीं मिल रहा है तो वहां भी वो क्षेत्र में रहा होगा, तभी तो हो सकता है ना। दूसरे के क्षेत्र में थोड़ी आप एक्टिविटी कर लोगे, नहीं कर पाओगे। अर्थात साम्राज्य की सीमा का निर्धारण भी कभी कभी अभिलेख कर देते हैं। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अब देखिए, अब प्रश्न ये उठा कि अभिलेख लिखवा दिया आपने, समझ में आ गया, लेकिन भाई यहां पर भाषा का उपयोग क्या हो रहा था या लिपि कौन कौन सी प्रयोग में लाई जाती थी? भाई अगर कुछ आप लिख रहे हैं तो कोई ना कोई उसकी एक शैली होगी ना। तो यह माना जाता है कि संस्कृत, प्राकृत, तमिल, यही सब भाषाओं का उपयोग किया गया है। अब प्रश्न ये उठता है कि ये कौन सी ऐसी इसमें से भाषा रही होगी जो जन सामान्य के लिए रही होगी। अब बात समझिएगा, इसे थोड़ा सा यहां पर दिमाग खर्च करिएगा। तो ये कहा गया, एनसीईआरटी कहती है कि प्राकृत भाषा का उपयोग जन सामान्य करते थे या जन सामान्य के लोग करते थे। जन सामान्य का अर्थ ये हो जाता है जो पूरी की पूरी जनता फॉलो करती हो, उसको भाषा को उपयोग में लाती हो। तो ये भी हो सकता है कि जो दूर दराज के क्षेत्रों में अभिलेख लिखवाए गए हों उनकी भाषा वही होगी बच्चा, ठीक, जो वहाँ के लोग समझ सकें। अब मैं एक बात कह रहा हूँ, किसी जो है बहुत ज़्यादा रिमोट एरिया में चले जाइए जहाँ लोग अंग्रेजी ना जानते हों, तो जाहिर सी बात है वहाँ अगर कोई सूचना आपको देनी होगी तो अगर कहीं आप कोई पोस्टर लगवा रहे हो तो लगवाओगे तो वहाँ की भाषा में ही ना। ऐसा थोड़ी है कि अंग्रेजी में लिखवा दोगे, फिर लिखवाने का कोई मतलब ही नहीं निकला। क्लियर हुआ या नहीं हुआ हमको ये बताइए। यहां तक किसी को कोई शक शुबा हो तो पूछ ले। ओके, ठीक। तो कहने का अर्थ ये हो रहा है कि यही पूरा का पूरा आपके चैप्टर की पूरी समरी थी। एक और बचा हुआ है आपका लास्ट में, एडी और बीसी, यही था ना, एडी और दूसरा है बीसी। तो देखिए एक चीज यहां पर थोड़ा समझ लीजिए, एडी और बीसी में कौन बताएगा? कोई रिस्क लेगा भाई? बताना चाहेगा कोई? बोले भाई, अगर किसी ने पढ़ा हो तो बोलिए। ओके, कोई बात नहीं है, आप लोगों ने बताया, अब समझ लीजिए, कुछ जिनको ना पता हो वो समझ लें। देखिए अंग्रेजी में बीसी, उसे हिंदी में ईसा पूर्व कहते हैं। इसका अर्थ होता है सीधा सीधा बिफोर क्राइस्ट, जिसे ईसा पूर्व कहा जाता है। ठीक, यहां समझिएगा, बीसी बिफोर क्राइस्ट यानी ईसा मसीह के जन्म से पूर्व। याद रहे, यहां पर थोड़ा सा समझ लीजिएगा, यह जीरो माना गया और जीरो को ही ईसा मसीह के जन्म का टाइम मान लिया गया। ठीक,
कि ईसा मसीह के जन्म को 0 मान लेते हैं। यानी ऐसी घटनाएं जो ईसा मसीह के जन्म के पहले हुई हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? बीसी कहते हैं। फिर से बोल दे रहा हूं, ऐसी घटनाएं जो ईसा मसीह के जन्म के पूर्व, सही है कि गलत है? बताइए भाई, बिफोर क्राइस्ट। कौन बताएगा ये शब्द सही लिखे गए हैं या नहीं? ना बोलना, बोलने में तो आप लोगों को दिक्कत होती है। सही है, ठीक। तो कहने का अर्थ यह है कि